नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ये जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हैं और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। और ये जो पाठ दिया गया है, इस पाठ में एक भाषण का अंश है, एक भाषण है जिसको एक पाठ में अध्याय में दिखाया गया है। 12th क्लास का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। चलिए उनके बारे में और उस चैप्टर से रिलेटेड पूरा रिवीजन हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बात इसमें है कि संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? एक प्रकार का भाषण है। क्या है? एक प्रकार का भाषण है। याद रखेंगे, संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? एक प्रकार का भाषण है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। उसके बाद जेपी के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। क्या था? बाउल। याद रखेंगे इसको कि जेपी के बचपन का नाम क्या था? बाउल था। उसके बाद जेपी को लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है। जेपी मतलब किस तरह से प्रसिद्ध है? तो जेपी जो है लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। मतलब ये भाषण कब दिया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भाषण जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। ये एक भाषण का अंश है। जो कहानी हम पढ़ रहे हैं एक भाषण का अंश है जो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। और ये कब दिए थे? 5 जून 1974। यहां से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, आप ध्यान देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जेपी का जन्म, मतलब जयप्रकाश नारायण उनका जो उपनेम क्या है कि जेपी भी है। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जेपी का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। और जेपी का जन्म कब हुआ था? तो जेपी का जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिवीजन करते रहेंगे और देखते भी जाएंगे। अच्छा सा देखिए, भाषण का चित्र भी आपको दिख रहा है। भाषण दिया गया था, बहुत बड़ा ये जनसैलाब था इसमें उन्होंने दिया था, जो कि संपूर्ण क्रांति भाषण था। ये जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया था। और ये पहला ही बात इसमें कहा कि जय संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? तो एक प्रकार का भाषण है। उसके बाद की संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। जेपी के बचपन का नाम क्या है? तो बाउल है। जेपी को किस रूप में लोग जानते हैं या कैसे प्रसिद्ध थे? तो लोकनायक के रूप में। संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। उसके बाद जेपी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। जेपी का जन्म कहां हुआ था? तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहां हुआ था? सिताब दियारा गांव में हुआ था। उसके बाद है कि जेपी के माता का नाम क्या था? तो फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल था। याद रखेंगे इसको कि जेपी के माता का नाम क्या था? फूल रानी और पिता का नाम हर्षु दयाल। जेपी की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। कौन थी? प्रभावती देवी। ये सब चीज आप याद रखेंगे। और आगे देखते मेरे प्यारे बच्चों कि ससुर, कहे कि ससुर कौन थे इनके? तो इनके ससुर थे ब्रज किशोर प्रसाद। कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद। और इनकी राजनीतिक जीवन जो है किस प्रकार से व्यतीत हुआ, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। जीवन सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल, मतलब 1929 में इन्होंने कहां शामिल हुआ था? किस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। और 1932 में अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। 1932 में कौन सा आंदोलन? अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने जेल गया। 1943 में भी जेल गए। 1932 अवज्ञा आंदोलन में पहला बार जेल गए। उसके बाद 1939 में भी जेल गए। फिर उसके बाद 1943 में भी जेल गए। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किनका योगदान था? तो जयप्रकाश नारायण का योगदान था। यह पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह बात था 1952 का। उसके बाद 1954 में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए, 1954 में किससे जुड़े? सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। उसके बाद था 1974 में तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1974 में। उसी का ये एक प्रकार का अंश है। उसके बाद इनकी रचना क्या क्या थी इसके बारे में जानते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। उसके बाद था जन मुक्ति। याद रखेंगे
ये बात को की इनकी रचना कौन कौन था? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन, उसके बाद पॉलिटी, और दूसरा जो था जन मुक्ति था। उसके बाद सम्मान क्या था? तो सन 1965 में मैक्सेस सम्मान और 1998 में भारत रत्न सम्मान इनको मिला। यह भी एग्जाम से रिलेटिव 2026 बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव, बिहार बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको काम आएगा। और हिंदी में आप थंबनेल में देखते होंगे कि 95+ नंबर पाए, तो आप सटीक तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और फास्ट तरीके से आप इसको अच्छे से पढ़े। सिर्फ याद रखेंगे कि इनका सम्मान कब कब दिया? तो भारत रत्न सम्मान जयप्रकाश नारायण को कब मिला था? 1998 में। और मैक्सिस सम्मान कब मिला था? तो 1965 में मिला था। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जयप्रकाश बाबू के आरंभिक जीवनी लेख राम वृक्ष बेनीपुरी। जयप्रकाश बाबू के आरंभिक जीवनी लेखक कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी थे। धर्मवीर भारती ने जयप्रकाश नारायण पर कविता लिखी, वो था मुनादी। कौन सा कविता था? मुनादी। उसके बाद था कि संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण संकलित है, तो ये संकलित है जनमुक्ति में। क्या चीज में संकलित है? जनमुक्ति में। याद रखेंगे कि धर्मवीर भारती ने जेपी पर कविता कब लिखी और कौन सा कविता? तो मुनादी कविता था। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण संकलित है, तो जनमुक्ति में संकलित है। उसके बाद हम लोग पाठ का सारांश के बारे में हम लोग जानेंगे कि पाठ का सारांश क्या था और उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान में दिए गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति वाले भाषण का एक प्रस्तुत अंश है। मतलब ये जो संपूर्ण क्रांति पाठ है, इसका जो कहे कि 5 जून 1974 के दिन कहां? तो पटना जगह था। पटना जगह गांधी मैदान, पटना जगह का गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था, जिसका कुछ अंश थे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले भाषण का एक अंश प्रस्तुत इस पाठ में किया गया है कि उन्होंने जो भाषण दिया था वो किस प्रकार का था। चलिए उस भाषण के बारे में हम लोग जानते हैं आगे कि भाषण क्या था। बाबू ने बड़ी आत्मीयता के साथ देश के छात्रों या नवयुवकों को संबोधित करते हैं। मतलब कहें कि बहुत ही आत्मीयता के साथ, ईमानदारी के साथ देश के छात्र और नवयुवक को संबोधित किया था संपूर्ण क्रांति वाले भाषण में, जो कि पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। उसी का ये अंश है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भाषण का आरंभ रेणु और दिनकर की कविता के स्मरण से किया गया। भाषण की जो शुरुआत किए थे जयप्रकाश नारायण, वो किए थे दिनकर जी और रेणु जी, दोनों आदमी के कविता के स्मरण से भाषण का आरंभ किया था और शुरुआत किया था। किसी भी शासन की जड़ता क्रांति से ही दूर होती है और क्रांति में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अंग्रेजी राज का अंत भी इसी तरह की क्रांति से हुआ। वर्तमान नीचे नौजवान का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गलत शिक्षा नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार सरकार की गलत नीतियों के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसे क्रांति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। मतलब जयप्रकाश नारायण जब गांधी मैदान में संबोधित कर रहे थे, अपना संपूर्ण क्रांति भाषण दे रहे थे, उसमें छात्र और नौजवान को संबोधित कर रहे थे। ये छात्रों का आंदोलन था, उसी में इन्होंने नेतृत्व किया था और उसी छात्रों को, छात्रों के लिए, छात्रों के प्रति, छात्रों के हक के लिए और छात्रों की व्यवस्था के लिए इन्होंने एक कहे कि आंदोलन किया था। उस आंदोलन में इन्होंने जो छात्र हैं या नवयुवक हैं उनको संबोधित कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि देखिए दिक्कत क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत था वो कविता से किए। बाद में चलकर उन्होंने कहा कि क्रांति में बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि सरकार का जो नीति है उसके अगर नीति अच्छी नहीं है तो उसका विरोध हम लोग आंदोलन के द्वारा करते हैं और उसको जो भ्रष्टाचार होती है उस भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं। उसी बात को इसमें उन्होंने बताया। जैसे अंग्रेजी राज का भी उन्होंने जिक्र किया कि अंग्रेजी राज भी इसी प्रकार से था। हम लोग क्या किए, हमारे महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। बहुत सारे और भी वीर योद्धा जिन्होंने इसमें भूमिका निभाया और बहुत सारे आंदोलन किए गए। उसके बाद हम लोग का जो देश है वो आजाद हुआ था और हमें आजादी मिला था। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि
वर्तमान में नौजवान का भविष्य अंधकारमय होते जा रहा है। गलत शिक्षा नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मतलब शिक्षा नीति जो है गलत होने के कारण बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, जो कि हम लोग का एक कहें कि बहुत बड़ा समस्या भी है भारत देश में, कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका दिक्कत जो नौजवान है, छात्र हैं, पढ़ के बेरोजगार रह जा रहे हैं वैकेंसियां नहीं होने की वजह से। तो वो कहें कि गलत नीति की वजह से ये सब चीज आती है, उसी के बारे में इन्होंने बताया। इस प्रकार सरकार की गलत नीतियों के कारण भ्रष्टाचार फैलती है। सरकार का जो गलत नीति होती है जिसके कारण जो है भ्रष्टाचार बहुत तरीके से फैलता है। जैसे आप देखते होंगे कि ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार होते हैं। अगर आप एक छोटे से गांव से हैं या आप एक छोटे से परिवार से, तो आप एक चीज देखिएगा कि कोई भी चीज बनाने में आपको पैसा लगता है। अगर आप राशन बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, या कहें कि जातीय आवासीय आय बनवाते हैं, उसमें भी आपको कहें कि एक तरह से पैसा देना पड़ता है, और यही है भ्रष्टाचार। और इसको हम लोग को, सभी आदमी को दूर करना चाहिए। जो अधिकारी हैं उनको भी नहीं लेना चाहिए, और जो देने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी नहीं देना चाहिए। मतलब कहें कि सभी आदमी को भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। इस कहानी से सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्रांति को तेज करने के लिए लेखक को दिनकर जी की याद आने लगी, परंतु वे तो दिल का दौरा पड़ने के कारण 3 मिनट में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका के घर से ब्लिंगरन नर्सिंग होम पहुंचते हैं। ब्लिंगडन नर्सिंग होम पहुंचते हैं। स्वर्ग सिधार गए। दिनकर बेनीपुरी आदि ओजस्वी साहित्यकारों का अभाव लेखक को खलता है। जेपी आंदोलन में सबों की बात सुनते हैं, सबों के साथ आत्मीयता संबंध बनाए रखते हैं, परंतु इसे दिशा देने के लिए अंतिम निर्णय स्वयं करते हैं। वे किसी के डिरेक्शन पर आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। वे आंदोलन का नेतृत्व सफल कप्तान की तरह करने के पक्षधर थे। इस संदर्भ में उन्होंने अपने छात्र जीवन का भी वर्णन किया है। बड़ा कष्ट झेलकर उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की थी। अमेरिका में वे बड़े कम्युनिस्ट थे, परंतु हिंदुस्तान आने पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना देशवासियों का पहला कर्तव्य बनता है। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था, इसलिए वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन्होंने पढ़ाई जो था अमेरिका में किए थे। उसके बाद इन्होंने जब भारत आए तो भारत में कहें कि उस समय भारत देश जो था गुलाम था, और उस समय भारत देश को आजादी दिलाने का जो नेतृत्व कहें वो हाथ कांग्रेस के हाथों में था, जिसका बाद में उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया और उसमें शामिल हो गए और इसमें बहुत बड़ा भूमिका भी निभाए। संपूर्ण क्रांति को उग्र होते देख सरकार के नेताओं ने उन्हें प्रजातांत्रिक मर्यादा समझाने का प्रयास किया, परंतु वे अपनी बात पर अडिग थे। प्रजातंत्र में शामिल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। जेपी को गांधी और जवाहरलाल से मतभेद था, परंतु वह विरोध नीतिगत मतलब विदेश नीतिगत पर चीन के संदर्भ में उनकी बात न मानने के कारण भारत को चीन का आक्रमण झेलना पड़ा, और उसी घाव के कारण नेहरू जी का प्राणांत भी हो गया। विरोध इंदिरा से भी था, परंतु वह विरोध नेहरू के विरोध से भी भिन्न था। जेपी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक कारण चुनाव भी माना है। चुनाव पर खर्च के लिए चंदा एकत्रित करना राजनीतिक भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है। ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव कराकर वे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। मार्क्सवाद और लेनिनवाद की भी इसी मत का समर्थक रहा है। मार्क्सवाद और लेनिन भी इसी बात के क्या थे, समर्थक थे। वर्तमान में लोकतंत्र नामक मात्र रह गया है। चुनाव न स्वतंत्र है न स्वच्छी। प्रतिनिधियों से आम जनता का टिकट संपर्क रहा नहीं। लोकतंत्र के विकास में पत्र पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका होती है, परंतु हिंदुस्तान में वे भी
निष्प्रभावी हैं, जाति धर्म धन बल आदि के सहारे विजयी विधायक या सांसद निरंकुश बन जाते हैं, जनता का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे जेपी का कहना था, भाषण में ये बात को बताया भी कि जनता जो है, जनता का भ्रष्टाचार का कहें कि एक सबसे बड़ा कारण जो था वो राजनीति भी था, जिसमें राजनीति में खर्च होने वाली पैसा को जमा करने के लिए भी था, कि इकट्ठा करने के लिए भी था, और जो नेता होते हैं, ग्राम स्तर के नेता होते हैं, उनका जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट सरकार से नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में आज सुशासन करने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव करने की आवश्यकता है। इस देश में अमन चैन कायम रहेगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे अगर लीडरशिप या नेता को अगर हम लोग चुनते हैं तो देश में क्या होगा, देश में क्या होगा, देश में जो है कहें कि अमन चैन कायम रहेगा। चलिए इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। हमारे जो भी प्यारे बच्चे हैं इस चीज को देखें, कमेंट करें, अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा देंगे।